Now today we will solve CBSE issued sample paper science, and we will solve only physics part only. So your first question is question number 30. Question number 30. Arnav was making notes and wrote down the following statements from his understanding of reflection from curved surface. So this was question number 30. Reflection on curved surface. So what he have noted? क्या क्या नोट किया है अर्नव? कि कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो बहुत सही, पहला वाला नोट तो सही क्या है, कनकेव मिरर है ना. कनकेव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों बनाता है. जब फोकस के बियॉन्ड रहता है कनकेव मिरर में तो रियल इमेज बनता है और फोकस और पोल के बीच वर्चुअल इमेज बनता है. तो कनकेव मिरर तो रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ये तो सही नोट किया है. दूसरा, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन. तो कन्वेक्स मिरर तो ये गलत है. कन्वेक्स मिरर जो होगा वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा. तीसरा, इन बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u where f is the focal length. ये भी सही है कि यानी दूसरा नंबर गलत है और तीसरा नंबर में कह रहा है कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो. तो ये भी सही है, बहुत सही है ये. तो 1 और 3 आपका सही है. तो आपका ऑप्शन क्या है, 1 और 2. ए में दिया हुआ है 1 और 2, तो जो कि नहीं होगा. बी में 1, 2, 3, ये भी नहीं होगा. सी में 2 और 3, ये भी नहीं होगा. डी में 1 और 3 दिया हुआ है. योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी. डी शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, 1 और 3, 2 तो फॉल्स है. तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. डी शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो आपको ये हम लोग आज सैंपल पेपर कर रहे हैं क्लास 10 का, ठीक है. और ये आपको मिल जाएगा सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर. जो है आपको टाइप करना पड़ेगा सीबीएसई एकेडमिक्स. आपको टाइप करना पड़ेगा सीबीएसई एकेडमिक्स, सीबीएसई एकेडमिक्स, क्लास 10 सैंपल पेपर, क्लास 10 सैंपल पेपर 2025-26. इसमें सारा सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा आप लोग, और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो आप लोग वहां से ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर हम लोड भी कर देंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन क्या दे रहा है देखते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो which explain the reason for use to perceive the day sky as blue. है ना, इसका मतलब हुआ कि दिन में जो हमको आसमान ब्लू दिखता है उसका कारण क्या है. तो पहला दिया हुआ कि as sunlight passes through the atmosphere, shorter wavelength such as blue are scattered more than other colors. ये तो सही है. और कह रहा है कि as sunlight passes through the atmosphere, shorter wavelengths such as blue are scattered more. ठीक है. तो विबजोर में VIBGYOR, तो इसका वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ
हम लोग वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ इसका मैक्सिमम। और इसमें विबज्योर और वायोलेट का वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ होता है मिनिमम। और स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग होगा वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का पावर 4, यानी जिसका जितना वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। तो दिन में आपका दिन में जो मैक्सिमम स्कैटर्ड होगा लाइट वो वायोलेट होगा, और वायोलेट और इंडिगो और ब्लू। तो चूंकि वायोलेट और इंडिगो को हम लोग का आंख उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ब्लू को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका स्कैटरिंग जो है और इसका स्कैटरिंग जो है हमें दिखाई देता है। सो हम लोग का आई जो है ब्लू कलर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है और स्कैटरिंग भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। और इस स्कैटरिंग का नाम होता है रेले स्कैटरिंग। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बाकी का ऑप्शंस जो है तब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट है। इनमें से बोल रहे कि कौन सा करेक्ट है, तो भाई ए करेक्ट है तो हम ए ही लिख दिए। ओके, नाउ 32 नंबर क्वेश्चन, और ये है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आप जानते हैं असर्शन रीजनिंग में अगर ए और आर बोथ ट्रू होता है और इफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हम लोग को ऑप्शन ए मार्क करना पड़ता है। इफ ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमें बी मार्क करना होता है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, हमें सी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, हमें डी मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है। पहला दिया हुआ है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से, और कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए, इसका इमेज बनेगा फोकस और पोल का बीच, और इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो लेंथ द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। तो ठीक है, इंफिनिटी पर नहीं फॉर्म होगा। आप कहीं पर भी कॉन्वेक्स मिरर का सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए, उसका इमेज फोकस और पोल के बीच ही पड़ेगा। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स है, तो इसका हम लोग देखिए बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ 26, तो इसका भी फोकल लेंथ होगा प्लस में आता है, इसका फोकल लेंथ प्लस 26, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -26, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस। तो ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे +1/v, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, आ रहा है आपका 1/26 + 1/26 इक्वल टू 1/v। तो आपका v का वैल्यू आ जा रहा है 2/26, 1/v इक्वल टू 2/26, 1/v इज इक्वल टू 2/26, यानी v इक्वल टू आपका 13 सेंटीमीटर आ जा रहा है, राइट। सो v इंफिनिटी नहीं आ रहा है, सो आपका 32 का ऑप्शन इट शुड बी सी, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में ये फिगर दिया हुआ है और आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। तो यहां पर देखिए जो इमेज बन रहा है ये इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट इमेज मतलब ये वर्चुअल इमेज हैज टू बी। इरेक्ट इमेज का मतलब ही हुआ वर्चुअल इमेज।
तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज बन रहा है और डिमिनिश्ड, वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड। और वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड तो इट हैज टू बी कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज मिरर का केस में भी बनता है, तो कन्वेक्स मिरर में, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर का ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर का लेंस का एक ही साइड में है, तो लेंस इट हैज टू बी लेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज ये डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का एक ही साइड में है। समझ में आया? अगर मिरर होता, मिरर में भी वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड मिलता है। मिरर होता तो किधर होता? उस साइड में होता। लेंस है तो ये इस साइड में होगा। तो इस साइड में होने का कारण है, मतलब ये लेंस ही ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, इमेज डिस्टेंस 15 है, तो ये जो है इमेज है वर्चुअल एरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म? तो इमेज तो है वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड। ए का तो ये हो गया। बी का आप लोग लिखेंगे वर्चुअल एरेक्ट डिमिनिश्ड। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो फोकल लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ हम लोग यही निकाल लेते हैं। सो लेंस है तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दोनों माइनस होगा, एक ही साइड में है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v कितना है तुम्हारा? -15 माइनस ऑफ -20। सो 1/f इज इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/20। सो 1/f इज इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, -4 + 3। सो हो गया 1/f इज इक्वल टू -1/60। सो f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। 15 और 20 दिया हुआ है ना, नहीं 10 और 20 दिया हुआ है, सॉरी। तो खैर 10 और 20 होगा तो तुम लोग उसी हिसाब से कर लेना। 10 और 20 दिया हुआ है तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 और 20 दिया हुआ है तो -10। सो 1/f इज इक्वल टू 20 एलसीएम हो जाएगा, -2 + 1। सो -2 + 1, that means 1/f is equal to -1/20. Therefore, f is equal to -20 सेंटीमीटर। तो कनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता भी है। सो f is equal to your -20 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 34, और 34 क्वेश्चन नंबर में ये फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये दो 8 ओम का बीच कॉम्बिनेशन 2 8 ओम है और 2 8 ओम का बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दो गो पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग बोले हैं कि AB/A + B होता है। पैरेलल में क्या होता है? AB/A + B। तो ये दो पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा AB/A + B, मतलब 8 × 8/8 + 8 अगर दो है तो R इज इक्वल टू 64/16 4, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ये 4 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो यहां पर जो करंट होगा वही 4 ओम का करंट होगा। तो 4 ओम रेजिस्टर से करंट निकालने के लिए हमें टोटल सिस्टम का सर्किट का निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो ये दोनों को बदले में तो 4 हो गया,
इस जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 ओम। तो दोबारा हम अगर इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे तो हम 2 को 8 के बदले में हम लोग यहां एक तो सिंगल 4 लिख सकते हैं। तो हम लोग फिगर को रीड्रॉ करके ये आपका 4 हो गया। अब देखिए पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होने वाला है। तो यहां ये 4 ओम और ये 4 ओम आपका सीरीज में है। तो टोटल ये सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सर्किट का हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो 8 ओम हो गया। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा V/R। करंट इज इक्वल टू V/R। V आपका 8 वोल्ट दिया हुआ है और करंट R भी 8 ओम निकला हुआ है। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। तो यहां से भी 1 एम्पियर, यहां से भी ये पूछा नहीं है, यहां भी 1 एम्पियर होगा। और यहां क्या था, यहां 4 ओम है, यहां पर एक्चुअली 2 को 8 ओम था ना। तो मान लो अगर पूछता कि 1 से कितना जाता, तो भाई वहां दोनों बराबर रेजिस्टेंस था ना, तो बढ़ जाता, आधा आधा हो जाता, पूछा नहीं है। तो यहां पर जो 2 8 था, अभी तो 4 है, यहां जो 2 को 8 ओम लगा हुआ था यहां पर पैरेलली, अगर पूछता कि ईच 8 ओम से कितना जाता, तो भाई ईच 8 ओम से आधा आधा एम्पियर करके जाता, क्योंकि 1 एम्पियर यहां पर है तो इधर से आधा चला जाता, आधा एम्पियर, और इधर से आधा एम्पियर जाता, पूछा नहीं है। ओके, और एक्चुअली इस जगह से 1 एम्पियर ही निकल रहा है। ओके, इसी का और में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और में दिया हुआ है, तो पूछा है कि यहां से कितना करंट जाएगा। तो कितना करंट यहां जाएगा, तो हमको टोटल सर्किट का पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी यहां से कितना करंट जाएगा निकलेगा। तो ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में मैंने क्या बोला कि ए बी बाई ए प्लस बी कर दीजिए, 2 रेजिस्टेंस है तो आर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 बाई 24 + 24। तो ये हो गया 24 इंटू 24 बाई 48। सो 24 2 जा 48 यानी 12 ओम। यानी इन दोनों के बदले में आप लिख सकते हैं 12 ओम। दोनों के बदले में आप लिख सकते हैं 12 ओम। आप लिख सकते हैं 12 ओम। तो भाई टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 12 ओम, और 12 ओम सीरीज में है। तो टोटल आर इक्विवेलेंट सर्किट का हो जाएगा 12 + 12 = 24 ओम। तो करंट यहां पर कितना हो जाएगा, जो पूछा है I = वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट, 6 बटा और निकला है 12 ओम, 24, 6 बटा 24, दैट इज 1/4 एम्पियर निकला, 1/4 एम्पियर निकला। तो ये 1/4 यहां पर भी होगा, सीरीज है, यहां पर 1/4 होगा, और यहां पर 2 को 24 था, पूछा नहीं है कितना करंट जाएगा। लेकिन अगर पूछता तो भाई 1/4 आके बढ़ जाता, ऊपर भी 1/4 का आधा, नीचे भी 1/4 का आधा हो जाता। समझ में आया? यहां 12 हम, यहां तो 12 था नहीं, यहां 2 को 24 था, ऊपर 124, नीचे भी 124। तो करंट यहां आता 1/4 एम्पियर यहां आता। तो अगर पूछता ईच रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ठीक है, तो आप लिखते 1/8 और 1/8, 1/4 का आधा 1/8, ठीक है। तो आपका करंट कितना निकला है, 1/4। तो एक आंसर निकल गया इसका। बी का आंसर क्या है देखिए, बी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। भाई A1 और A2 तो दोनों में तो एक ही करंट जा रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। यहां पर भी 1/4 ओम है, यहां पर भी 1/4 ओम है, तो डिफरेंस तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ये फिगर दिया हुआ है और आपको डिफेक्ट ऑफ विजन पता करना है। तो कौन सा डिफेक्ट है भाई,
कॉन्वेक्स लेंस से इस डिफेक्ट को ठीक किया गया है, मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है डिफेक्ट? क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। नो कंफ्यूजन, क्योंकि कन्वेक्स लेंस से इसको ठीक किया गया। अब बोल रहा है कि आप इसका जो ड्रॉ द एंड लेबल ए रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। ये करेक्शन के बाद, और करेक्शन का पहले क्या होगा? करेक्शन का पहले ये आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, और करेक्शन का पहले डिफेक्टेड आई को आपको बनाना है। तो करेक्शन का पहले आपको लेबल डायग्राम बनाना है। तो करेक्शन का पहले आपको ये आई है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। ये आई लेंस है, और देखिए ये रेटिना का बियॉन्ड इंटरसेक्ट करेगा। तो करेक्शन का पहले जो है ये डिफेक्ट आई है, डिफेक्ट ऑफ विजन इन द एबव, सो द डिफेक्ट ऑफ विजन बिफोर करेक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसका डायग्राम ये हुआ हाइपरमेट्रोपिया, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द डिफेक्ट आई। बस इतना ही है। अब देखिए, ए स्टूडेंट नीड्स टू मेक 0.12 ओम रजिस्टर। रजिस्टर का वैल्यू है 0.12 ओम। उसके पास सी हैज सम कॉपर वेयर ऑफ 0.80 मिलीमीटर। कॉपर वेयर ऑफ 0.80, डायमीटर दिया हुआ है 0.80 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 0.40 मिलीमीटर। सही है ना? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, मिलीमीटर से कोई काम नहीं होने वाला है, तो 0.40 इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका मीटर। मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻8, 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा आपका πr²। तो पाई की जगह लिख दीजिए, पाई की जगह लिख दीजिए 3.14, और r² की जगह आप ये लिख दीजिए 0.40 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 0.40 इंटू 0.40 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। और लेंथ निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इधर यूज करेंगे, इधर कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई रो, रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज योर R? R इज 0.12। एरिया ये लिखा हुआ है 3.14 इंटू 0.40, इसको जगह बना लेते हैं 0.40 इंटू 0.40, 0.40 इंटू 0.40 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। ठीक है, समझ में आया? और नीचे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ था?
What is the value of resistivity given? 1.8. 1.8 into 10 to the power minus 8. ये आपका रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ था। तो इसको सिंपल हम लोग सॉल्व करके लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेंथ निकालते हैं। सो लेंथ का वैल्यू आ रहा है 3.33 मीटर। इसको कैलकुलेट करने से तो कर लीजिए कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम ए। A student makes a statement that the magnetic field X is stronger than Y. That the magnetic field at X is stronger than at Y. A student makes a statement that a magnetic field at X is stronger than at Y. X पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है Y से, तो सही है, X पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसमें पूछ रहे एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। तो भाई स्टूडेंट क्लेम इज करेक्ट, स्टूडेंट का क्लेम जो है वो करेक्ट है। पहला वाला क्वेश्चन कहाँ करेक्ट है, तो भाई इसका रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर एट एक्स देन द density of magnetic field lines at Y। जहां डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। एज वी नो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गर एट अ प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मोर। तो यहां पर एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसका जो क्लेम है वो करेक्ट है। ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसको फिर से ड्रॉ करके बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखाइए। तो नॉर्थ टू साउथ जाता है, इसको फिर से रीड्रॉ करके फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा देना है। तो रीड्रॉ करके फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह से आपको दिखा देना है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी एक डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें आपका एक डीएसएलआर बना हुआ है और फिगर बना हुआ है सिंपल, एक कन्वेक्स लेंस है और एक पाम ट्री टाइप का है और उसका इमेज बन रहा है सेंसर पे, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज पाम ट्री का बन रहा है। ओके, और ये आपका कैमरा है, ये आपका कैमरा है, समथिंग लाइक दिस। अब ये पूछ रहा है, और भाई कैमरा में जो इमेज बनेगा तो छोटा सा बनेगा इमेज। ठीक है, ये बड़ा पाम ट्री है। तो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन डीएसएलआर कैमराज शोन इन द फिगर, इमेज पे। तो भाई कौन सा लेंस यूज है, कौन सा लेंसर है? कन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा इमेज का प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। छोटा इमेज है तो डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, तुमको मिल जाएगा पूरा नंबर। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 38। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 38। इट वाज एन इजी क्वेश्चन। पावर डिसिपेशन यहाँ 81 वाट दिया हुआ है और यहाँ का रेजिस्टेंस 100 ओम है।
तो करंट पूछ रहा है सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, R तुम्हारा होता है पावर, तो R यहां 100 है, तो I स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 81. सो I स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाई 100. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो I इज इक्वल टू अंडर रूट 81 बाई 100. सो I इज इक्वल टू 9 बाई 10 एम्पियर आ गया. सो यहां पर 9 बाई 10 एम्पियर आ गया, यानी यहां से कितना करंट निकला था, 9 बाई 10 एम्पियर. यहां भी 9 बाई 10 एम्पियर. करंट का वैल्यू तेरा आ गया 9 बाई 10. अच्छा 9 बाई 10 आया, इधर बढ़ जाएगा ये 25 ओम है दोनों, ठीक है, दो हिस्सों में बटेगा. तो 9 बाई 10 का आधा करने का तो कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा 9 बाई 20 ओम और एम्पियर, और इधर भी चला जाएगा 9 बाई 20 एम्पियर. ठीक है, देखते आगे का क्वेश्चन. हाँ स्क्वायर था 81 बाई 100, तो स्क्वायर तो था तो रूट ना लगेगा. ठीक है, तो रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2, रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2, यहां पर V2 का रीडिंग चाहिए होगा. ठीक है, तो अब करंट हमें मालूम है और रेजिस्टेंस हमें मालूम है, तो इसका जो वोल्टेज होगा इसका भी वोल्टेज वही होगा, और दोनों का वोल्टेज बराबर होगा और वही वोल्टेज V2 का रीडिंग भी होगा. तो V2 अब लोग निकाल सकते हैं. V2 तो पहले तो लॉजिक यहां पर 9 बाई 10 आया और ये दो हिस्सों में बटा, तो दो हिस्से में बटा तो आधा आधा हो गया, तो 9 बाई 10 का आधा कितना होगा, 9 बाई 20. अब यहां का तुमको I भी मालूम है, R भी मालूम है, तो यहां का जो वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, दोनों का वोल्टेज बराबर. और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, I इंटू आर. वोल्टेज का वैल्यू I इंटू आर, तो यहाँ I भी मालूम है, R भी मालूम है तेरा, तो I का वैल्यू है तेरा 9 बाई 20 और R का वैल्यू है तेरा 25. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 5 4, यानी वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 45 बाई 4 वोल्ट. यूनिट देना जरूरी है. V1 और V2, पहले तो ये V2 निकल गया, और हाँ V2 निकल गया, अब V1 का भी निकालना है. ठीक है, तो V1 निकालने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर आपका हो गया वोल्टेज 25 बाई 4, और यहां का वोल्टेज निकालना है अभी हमको. तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज मिला देंगे तो V1 निकलेगा. तो यहां का वोल्टेज हम X मान दिए. ठीक है, यहां का वोल्टेज कितना हो गया, X. तो यहां का जो वोल्टेज होगा बैटरी का वही वोल्टेज होता है. ठीक है, ये लाइन यहां से है, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बैटरी का वही वोल्टेज होता है जो टोटल सर्किट का इंडिविजुअल पार्ट का वोल्टेज होता है. तो इंडिविजुअल पार्ट में यहां का वोल्टेज पहले निकाल लेंगे पड़ेगा, फिर यहां का वोल्टेज निकाले हैं हम, और दोनों को ऐड कर देंगे तो बैटरी का वोल्टेज हमें निकल जाएगा. अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो यहां का वोल्टेज हम निकालते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस है तो यहां I इंटू आर निकल जाएगा. तो हम X का वैल्यू निकाल लेते हैं. X का वैल्यू हो जाएगा I इंटू आर. I तेरा कितना है, 9/10. I का वैल्यू है 9/10 और R का वैल्यू कितना है, 100, यानी यहां हो गया 90 वोल्ट. और इन दोनों को जोड़ देंगे, X प्लस V2 कर देंगे तो V1 निकल जाएगा मेरा. X प्लस V2 करेंगे तो V1 निकल जाएगा. X प्लस V2 कर देंगे तो मेरा V1 निकल जाएगा. So X plus V2 is equal to V1. So what is your X? 90 प्लस V2 कितना है, V2 कितना निकाला था, 45/4 जो होगा. ठीक है, तो लिख देंगे जो होगा यही होगा आपका V1 का वैल्यू. 45 है, ये 45 है, 45 है. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा. ठीक है, इसका और पार्ट है उसको भी देख लेते हैं. ये 3 हीटिंग एलिमेंट है A B C, और पहला पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है.
पावर दिया हुआ है, पावर 1.2 किलोवाट, मतलब 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200 वाट। सही है। पावर का 3 फॉर्मूला है, ठीक है, पावर का 3 फॉर्मूला लिख देते, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये दोनों काम आपका यहां पर आएगा। ठीक है, और पावर इक्वल टू वी इंटू आई, ये 3 फॉर्मूला है। तो हमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई पी कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला हमको पता हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। सही है। तो वी स्क्वायर बाई पी, वी तेरा कितना है 240, सो इट इज गोइंग टू बी 240 इंटू 240 बाई पावर का वैल्यू 1200, 0 0 काट दिए, 12 दूनी 24, यानी 48 ओम करके है सबका। ठीक है, तो इसका भी 48 ओम हो गया, इसका भी 48 ओम हो गया। ठीक है, और इसका भी 48 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन तो था कि तीनों का रेजिस्टेंस निकालना, तो आ गया। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। S1 और S3 को क्लोज कर दिए, S2 ओपन है, मतलब इधर से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, S1 और S3 को क्लोज कर दिए तो खाली C से ही करंट जाएगा, उससे तो जाएगा नहीं यहां से, क्योंकि तो ओपन है। करंट अगर यहां से आएगा भी नहीं तो यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, हाँ यहां से निकल जाएगा। ठीक ठीक, नहीं तीनों से जाएगा। तो करंट हमको निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 और 48 मिलकर 96 हो गया। तो देखिए यहां पर हो गया 96 और 48, तो ये हो गया 96 और ये 48, नीचे 48 है ना, और ऊपर 96, ये 96। ठीक है, ये दोनों मिलकर 96, तो आपको हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में होगा 96 और ये, तो 96 इंटू 48 बाई 96 प्लस 48। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 96 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, और 48 से काटेंगे तो ये 6 जा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 जा, 48 3 जा 144 और 3 32, यानी आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 32 ओम। तो यहां से करंट आएगा 32 ओम, 32 एम्पियर, नहीं करंट कितना आएगा निकालना पड़ेगा। 32 ओम हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट कितना आएगा, करंट हो जाएगा 240 बटा 32, 8 से काटेंगे, 8 4 8 30, 15 बटा 2 एम्पियर। यहां से करंट निकलेगा 15 बटा 2 एम्पियर। ठीक है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। S1 और S3 क्लोज कर देंगे तो करंट इधर से कितना जाएगा और इधर से कितना जाएगा। तो इधर से अगर A चला गया तो इधर से कितना जाएगा 15/2 माइनस A। ठीक है, इधर से A चला गया तो इधर से 15/2 माइनस A, और चूंकि ये और ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल ही है तो इधर का वोल्टेज PQ मान लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस PQ इज वोल्टेज अक्रॉस RS, क्योंकि पैरेलल ही है। तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस PQ कितना हो जाएगा, A इंटू 96, इधर आपका रेजिस्टेंस है 96, यानी A इंटू 96, ये हम लोग करंट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 15/2 माइनस A, 15/2 माइनस A इंटू 48।
एक 2 जो कट गया, यानी 2a इजकल टू 15/2 माइनस a, यानी 3a इजकल टू 15/2. So implies a is equal to 3 5 जा 15, 5/2 एम्पियर. सो इधर से चला जाएगा 5/2 एम्पियर, इधर से चला गया 5/2 एम्पियर, और 5/2 जब चला गया 15/2 से तो बचेगा 10/2. 15/2 माइनस 5/2, 10/2, दैट इज 5 एम्पियर. सो इधर से आ जाएगा 5 एम्पियर करंट, इधर से आ जाएगा 5 एम्पियर करंट, इधर से 5/2 एम्पियर करंट. ठीक है, तो कैलकुलेट द करंट each resistors when S1 and S3 are, सबका निकल गया. Calculate the power dissipated across when S1, S2 and S3 are closed. S1, S2, S3 क्लोज हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है. जैसे S2 को क्लोज कर देंगे तो सारा करंट S2 से निकल जाएगा, इधर करंट जीरो हो जाएगा, इधर से कोई सारा करंट इधर से पास हो जाएगा, यहां से कुछ करंट जाएगा ही नहीं जब जैसे हम S2 को ऑन कर देंगे. ठीक है, तो S2 को जब ऑन कर देंगे तो सारा करंट, तो तब ऊपर में भी तुम्हारा 48 होगा, नीचे में भी 48 होगा. ठीक है, हम थोड़ा बना देते हैं लास्ट वाला. जब S1, S2, S3 तीनों क्लोज्ड है, when S1, S2, S3 all are closed, जब S1, S2, S3 क्लोज हो जाएगा तो थोड़ा ये वाला यूजलेस हो जाएगा. हाँ, ये वाला यूजलेस, यहाँ कोई करंट ही आएगा, ये पूरा करंट यहां से पास हो जाएगा, तो ये तेरा हो जाएगा 48 और ये भी 48. बस दो ही को रेजिस्टेंस है तेरा पास अभी, और यहां पर पावर सप्लाई है 240 वोल्ट का. ठीक है, तो इक्विवेलेंट 48 और 48 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 48 इंटू 24 हो जाएगा. 48 इंटू 48/48 प्लस 48. तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48, कट गया, यानी 24 ओम. तो 24 ओम होगा इक्विवेलेंट. तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240/24, यानी 10 एम्पियर निकलेगा यहां से करंट. इन दोनों का तो आ गया 24 मिला के, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 240/24, दैट इज 10 एम्पियर. ठीक है, तो 10 एम्पियर यहां से आया, दोनों बराबर है तो 5 एम्पियर करके बढ़ जाएगा इधर, दोनों बराबर है तो. ठीक है, तो पावर पूछ रहा है, तो यहां का तो पावर, ये वाला जो यहां पर जो हीटर था उसमें तो पावर जीरो हो गया क्योंकि करंट वहां से जाएगा ही नहीं. यहां का पावर I²R करके निकाल लेंगे, तो यहां का पावर कितना हो जाएगा? I²R, यानी 5² इंटू 48. यहां भी 5² इंटू 48, यहां भी 5² इंटू 48 पावर निकल जाएगा. कौन सा फॉर्मूला यूज किए? I²R वाला फॉर्मूला यूज किए. ओके, तो 39 का और पार्ट भी कर लिया, हालांकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है ये.